गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। काम नहीं कर कर किया था तुम लोगों ने? होमवर्क यस मैम। वगैरह किया है? यस मैम। डाउट आ रहे कुछ मुझसे तो होंगे डाउट। यस मैम, उस चैप्टर में थोड़े से डाउट थे क्योंकि लेट स्टार्ट किया मैम, बट शुरू से आपके अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएंगे मैम। किस वाले चैप्टर में डाउट है जो आज शुरू होगा? यस मैम। कौन से वाले चैप्टर में डाउट बता रहे हो? आज शुरू होगा वो या जो कंप्लीट हो चुका वो? नो मैम, जो कंप्लीट हो गया क्योंकि मैम पंजाब वाले बच्चे बीच में आए थे ना मैम, आधे लेक्चर्स हो गए थे तब। राइट, एक ही टॉपिक हो जाता बस जब तुम आए थे तो। यस मैम, तो वो चैप्टर की मैम स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी तो डाउट क्लियर होंगे उसके। वो बाकी के बच्चे भाई ठीक है। करें फिर आज की क्लास शुरू? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आज Yes, हम ma'am. लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बच्चे तो हमारे थी वो आज 40। अच्छा अभी 5-1 मिनट है ना, आराम से आओगे। मैम आपकी आवाज ना कम आ रही है। कम आ रही है? यस मैम। बहुत कम आ रही है क्या? नहीं मैम, सुनाई दे रही है, कम आ रही है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने वो कम इसलिए करती थी, एक सेकंड में तेज भी कर देती। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, माइक्रोफोन एरे ही चल रहा है ना अभी। सेटिंग के साथ छेड़छाड़ ना करो, कभी बंद ही हो जाए। मैंने इसको माइक ये कम इसलिए कर दिया था क्योंकि तेज हो जाती है फिर आवाज। भाई इस वजह से रहने दो, फिर भी तुम लोग उठपटांग करा दोगे। सही आ रही है ना? ठीक है, मैं बाद Yes, में ma'am. अभी कुछ एक्सपेरिमेंट बस कराऊंगा इसका। ठीक है, चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अब जो बच्चे लेट आए हैं भाई उनका लॉस है। मेरी क्लास में वो ये कहाँ से उड़ा दिया मैंने। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। ठीक है भाई, नया चैप्टर, नई शुरुआत। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बढ़िया चैप्टर है, मस्त इजी चैप्टर है।
कुछ रटने वाली चीजें है ही नहीं इस चैप्टर में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना बहुत चीजें ऐसी हैं जो याद करनी पड़ती है ना, एग्री करोगे ना कि भाई स्टैटिक्स में बहुत चीजें याद करने वाली हैं। सिमिलरली कैपेसिटर में कुछ कुछ फॉर्मूले, बस कैपेसिटर में 2-4 फॉर्मूले हैं, अदरवाइज उसमें भी तुम्हें कुछ याद नहीं करना। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना। तो जिन बच्चों को मेमोरी की इशू रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर में मजे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं एक बार लॉग इन कर लेती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मेरी शक्ल दिख रही है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है ठीक है, ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? कोशिश करेंगे कि हम लोग कवर कर लें। करंट तो पढ़ ही लेंगे, करंट डेंसिटी पढ़ लेंगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, ओम्स लॉ और टेम्परेचर डिपेंडेंस। मतलब ये तुम्हारा आज बेसिक हो जाएगा, है ना, बेसिक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बता भी देती हूँ कैसे हम लोग पूरे इस चैप्टर को प्लान करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आज के सेशन में तुम्हारा ये सब हो जाएगा, जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह है, ओम्स लॉ है, ठीक है। सेकंड में टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि आज मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है ये हम लोग सेकंड में पढ़ लेंगे। थर्ड लेक्चर में क्या करेंगे भाई, सीरीज पैरेलल नहीं, सीरीज पैरेलल पहले केवीएल केसीएल करेंगे, ठीक है। केवीएल एंड केसीएल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बेटा तुम्हें किस में और काम आएंगे, कैपेसिटर में भी काम आएंगे, जो कि मैंने कैपेसिटर में नहीं पढ़ाए हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ाए, कैपेसिटर बहुत बड़ा हो जाता। तो हम ये केवीएल केसीएल यहाँ पढ़ेंगे। तुम लोगों को भी फायदा है कि मैंने कैपेसिटर में नहीं पढ़ाया, राइट, तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग यहाँ इसको कवर कर लेंगे। फोर्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेजिस्टेंस में भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। फोर्थ फिर क्या पढ़ेंगे बेटा, क्या बचेगा फिर आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, लास्ट बचता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, गैल्वेनोमीटर, है ना, गैल्वेनोमीटर और क्या होता है, मीटर ब्रिज, ठीक है। बस यही दो पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर मेंस के सिलेबस में नहीं है, तो पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? यस मैम। यस ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहले आता है चार्ज। हमारे पास कोई भी कंडक्टर होता है, उसमें ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है ना, सिर्फ कंडक्टर में। इंसुलेटर्स में तो करंट फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कंडक्टर के पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के पास होते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, मैंने ध्यान से बोलो, मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये फ्लो करेंगे, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या फिर चार्ज पार्टिकल्स, तब क्या क्रिएट होगा, करंट क्रिएट होगा, ठीक है। करंट किसकी वजह से क्रिएट हुआ बेटा, करंट किसकी वजह से क्रिएट हुआ, चार्ज पार्टिकल्स। Yes, ma'am. यस मैम। ये चार्ज पार्टिकल्स किसके, चार्ज पार्टिकल्स अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर में ये चार्ज पार्टिकल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। देखो होते तो प्रोटॉन्स भी हैं, बट प्रोटॉन क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, है ना, वो इसके अंदर है, हाँ वो मूव नहीं कर सकते। और हमने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट तभी क्रिएट होगा तब वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ करंट। अब देखो ये तो कंडक्टर की बात होगी, है ना, कि कंडक्टर में बस हमारे पास एक ही हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जो फ्लो करेगा, वो है इलेक्ट्रॉन। अब करंट क्या हुआ, कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। मान लो अगर यहाँ से मेरे पास 1 एम्पियर का करंट आया और इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर का करंट आया, और यहाँ से फिर बेटा कितना करंट पास करेगा, 3 एम्पियर का 3 एम्पियर का करंट पास करेगा। स्केलर का मतलब यही होता है ना कि आप सिर्फ क्या करोगे, उसको जैसे जनरली एडिशन होती है वैसे जनरल ऐड करोगे, है ना। तो जनरल नहीं, वेक्टर एडिशन थोड़ी लगेगा, मैम, अलजेब्रिक। हाँ,
एल्जेब्रिक जो भी तुम्हारा नॉर्मल जो मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हो बचपन से, नॉर्मली जो चीजें ऐड होती हैं यहाँ पे वैसे ऐड होगी। जैसे 1 एम्पियर इधर से आया, 2 एम्पियर इधर से आया, तो मतलब जो बाहर निकलेगा वो 3 एम्पियर होगा। तो ये जो तुम्हारा करंट है ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखा गया, क्योंकि भाई करंट की डायरेक्शन तो होती है, देखो मैंने एरो तो बनाई है कि भाई 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, डायरेक्शन तो है। बट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर लिखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो हमारा करंट क्या करता है भाई, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो इसको सिर्फ और सिर्फ किस क्वांटिटी में रखा गया है, स्केलर क्वांटिटी में। यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, करंट किसकी वजह से बना है, चार्ज मतलब हाँ कि हमारे पास पर यूनिट टाइम में कुछ चार्ज फ्लो हो रहा होगा, और उसी फ्लो, वही फ्लो क्या क्रिएट कर रहा है, करंट क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं सिर्फ जनरल अभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लिखूं तो आई का फॉर्मूला क्या बन के आया, Q बाई टी, Q बाई। अब देखो ये करंट भी दो तरीके का हो सकता है, जैसे अभी तो तुमने लिख लिया I इक्वल्स टू Q बाई टी। एक हो सकता है इंस्टेंटेनियस करंट, क्या हो सकता है, इंस्टेंटेनियस करंट, और एक हो सकता है एवरेज करंट, करेक्ट। हाँ तो हमारे पास दो तरीके के करंट हो सकते हैं बेटा, एक एवरेज करंट हो गया और एक हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस पहले समझते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या हो गया कि मान लो मेरे पास ये एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, बोलो ठीक है, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या कर रहे हैं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या बोल दूं कि मुझे ये बताओ कि 5 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, मतलब 5 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, या मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ कि 5 सेकंड में कितना करंट जनरेट हुआ, तो वो किस तरीके का करंट हो जाएगा, एवरेज। बोलो एवरेज करंट हो गया कि भाई यहाँ से 5 सेकंड में बताओ कि 5 सेकंड में कितना करंट जनरेट हुआ, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का एवरेज। और अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि मुझे बताओ 5th सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास करके गया है, कितने 5th सेकंड में, तो वो मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस भी पूछ रहे हैं ना आप कितनी वैल्यू में, मतलब 5th भी मैंने बहुत बड़ी वैल्यू बता दी, 5th सेकंड ऐसे नहीं होता। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब आप एवरेज की बात करोगे तो आपने क्या लिखा, डेल Q बाई डेल टी, ये लिखा एवरेज करंट, कि भाई इस टाइम इंटरवल में डेल टी इज व्हाट, टाइम इंटरवल है ना, डेल टी क्या है, एक टाइम इंटरवल है। हो सकता है कि मैं तुमसे बोलूं कि 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में बेटा कितना चार्ज फ्लो हुआ, बोलो हाँ या ना, 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में बेटा कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो तुम्हें इंटरवल मिल गया ना 3 सेकंड का। अच्छा तो ये इस तरीके का जो करंट निकाला जाता है इसको बोलते हैं एवरेज करंट। अच्छा अगर मैं तुम्हें कह दूं कि मुझे इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, इसका मतलब क्या है, जो ये इंटरवल है ये क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। मैं इसको लिमिट के साथ एक्सटेंड कर सकती हूँ, तो लिमिट क्या हो जाएगी, डेल टी की टेंड्स टू 0, की मतलब टाइम इंटरवल है ही नहीं, बिल्कुल हम इंस्टेंट भी निकाल रहे हैं कि मुझे इस सेकंड पे बता दो कितना करंट, कितने इलेक्ट्रॉन पास करके गए। तो जब तुम्हारा डेल टी टेंड्स टू 0 हो जाए तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो गया, तो चार्ज भी डी क्यू वेरी स्मॉल, डी टी इज वेरी स्मॉल। भाई डी किसके लिए लगाते हो, जब बहुत स्मॉल चेंज होता है, बोलो यस और नो, वेरी स्मॉल चेंज। तो दो तरीके से करंट पूछा जा सकता है, एक तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस में जो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत बहुत स्मॉल होगा, एवरेज में टाइम इंटरवल की एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी कि इन 3 सेकंड में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करके गए, तो उससे कितना चार्ज जनरेट हुआ। बोलो क्लियर है दोनों में डिफरेंस, वेरी गुड। तो ये रहा हमारे पास आई एवरेज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एवरेज है आई, अच्छा एवरेज है ना, ठीक है एवरेज है, ठीक है मुझे लगा ये इंटरवल है, तो आई एवरेज सही है, डेल क्यू बाई डेल टी। अगर ये डेल टी बेटा बहुत 0 हो जाए, मतलब भैया ना आपको इंटरवल नहीं मिल रहा है, तो यही एवरेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी। बोलो क्लियर, अब तक समझ में आ गई, यस मैम, बहुत अच्छे। चलो अब क्वेश्चंस करेंगे। क्या कह रहा है कि एक कंडक्टर में हमारे पास 4 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है 2 सेकंड में, ठीक है, हमारे पास कोई कंडक्टर है
उसमें तुम्हें सारी चीजें बता दी कि भाई हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, चार्ज जा रहा है 4 कूलम, और टाइम, अब ये बताओ ये कौन सा करंट होगा मेरे बच्चों? टाइम इंटरवल दे दिया ना फॉर 2 सेकेंड। एवरेज करंट होगा। ऑप्शन सी। अब यहाँ से मुझे करंट आई की वैल्यू बताओ, फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल्स टू, वैल्यू तो बस आपको 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर। तो यानी कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर कितने सेकंड में किया है वो? 2 सेकंड में। वो 2 सेकंड में 2 एम्पियर गया है ना? तो ये भी याद रखना, वो टाइम के हिसाब से है कि आपने टाइम नोट किया एक स्टॉप वॉच को लेके और आपने देखा 1 सेकंड 2 सेकंड, तो आपने देखा 2 सेकंड में इतना गया है। क्लियर है? तो मतलब ये हम टाइम के हिसाब से निकाल रहे हैं। वेरी गुड, 2 करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको करंट दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, ये कितने फ्लो करेंगे? करो, इजी है, करो जल्दी जल्दी। ठीक है अब्दुल्ला, सी समझ गई मैं, नोट कर लिया मैंने। इसे करो। मैम 1 सेकेंड में 3.2, 2 सेकेंड में 6.4 ऐसे। इसने पर सेकंड में पूछा है ना, तो टाइम 1 रख दो। टाइम तो की 3.2 पी की वैल्यू 1 रखो। 3.2 ही आएगा। हाँ देख लेते हैं। तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब तुम्हें आई दे दिया इसने 3.2, ठीक है। चार्ज पूछा है, तो चार्ज टाइम कितना पूछा है भाई? पर सेकंड में, तो टाइम की वैल्यू तो 1 सेकंड रख दोगे, तो Q इक्वल्स टू 3.2। बट ये तो चार्ज आया, इसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज किससे मिलके बनेगा? इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना आएगा? Ne ए ऑप्शन में 3.2। तो N कितना आ गया भाई? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दो, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आई थिंक कितना आया भाई? 2 की पावर ए ऑप्शन 2 into 10 is 19 पावर 9 ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आएगा मैम। तो Q की वैल्यू यहाँ पे N ही हो गई। तो ये बेसिक आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। चलो बेटा ये वाला करो, अच्छा क्वेश्चन है ये करो। अब से कोई क्लास मिस नहीं करेगा, डीपीपीस करोगे एकदम अच्छे से कर लो। अब जो छूट गया छूट गया, अब जेई के लिए एकदम रेडी हो जाओ। ए ऑप्शन, रिद्धिमा ने भी सही दिया, महक ने भी, अंशिका ने भी, गुंजन ने भी। मैम ए ऑप्शन है 23 एम्पियर। यस मैम। यस मैम, ए ऑप्शन। कभी ये यस मैम, ए ऑप्शन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, आपको चार्ज की वैल्यू दे दी भाई इसने, AT² प्लस BT प्लस C, ये दे दिया। आप कांस्टेंट की वैल्यू भी दे दी। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो भाई I क्या है? dq बाय dt। dq by dt, तो भाई मुझे I निकालना है, तो क्या करेंगे इसका? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट लिखूंगी dq बाय dt। अब देखो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, बेटा कौन सा है मुझे बताओ? ये इंस्टेंट पे पूछ रहा है ना भाई, मुझे बताओ इस जस्ट 3 सेकंड पे कितना करंट गया? तो ये वाला कौन से करंट होते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। तो देखो आपने करा ना dq बाई dt, तो चलो कितना आया? 280 280 प्लस बी प्लस 5 बीपी की वन है, और वैल्यू रख दो, है ना। 2 × 3 × 3 प्लस 5 कितना आया? 23 3 3 9 9 2 18 18 प्लस 5 करेक्ट 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड। तो समझ में आ गया ना बस कब डिफरेंशिएशन। अच्छा मेरी बात, अगर यहीं पे आपको इंटीग्रेट, अगर यहीं पे आपको आई की वैल्यू दे दे, तो सुनो मेरी बात, आई आपने क्या लिखा है? आई इक्वल्स टू dq बाय dt, राइट बेटा। dq क्या हो जाएगा फिर? एक देखो आई dt हो जाएगा। यस अगर मैम। पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। अगर क्वेश्चन उल्टा हो जाए, आपको करंट दे दे, आई की वैल्यू दे दे, अब बोलें कि बताओ कितना चार्ज पास हो रहा है, तो इंटीग्रेशन कर लोगे रिवर्स में जाके? देखो यस मैम। यस मैम।
हाँ Yes, तो ये ma'am. वाली भी वैल्यू याद, ये वाला भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, विच इज आई जो मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रही हूं। ठीक है, 23 एम्पियर, बहुत अच्छे। चलो ये करो, शायद आ ही गया वो वाला क्वेश्चन। सही है, बढ़िया। अब की बार देखो आई दे दिया, अब मैंने तुम्हें हिंट भी दे दिया, करो इसको। एक ही है बस। साढ़े छह। करो, आंसर क्या आया भाई? हम सी। अंजलि का सबसे पहले आंसर आया है, लेट्स सी इट्स राइट और रॉन्ग। बाकी के कर रहे हैं करो करो, टेक योर टाइम। मैम सी ऑप्शन। 280/6 किसका आ रहा है? ऑप्शन ही नहीं है 280/6 तो। अच्छा मतलब सी हो गया ना अब्दुल्ला का भी, 280/6। ठीक है, सबका सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्या है भाई, आपको आई दिया हुआ है कि आपको करंट की वैल्यू दे रखी है 3t + 4t स्क्वायर, वेयर आई इज in ampere and t is in seconds. Calculate the electric charge flowing through the cross section within a time interval of this, right? तो आपको, आपके पास फॉर्मूला पता है, आई कैसे निकाला जाएगा, सॉरी चार्ज कैसे निकाला जाएगा, dq equals to I dt, राइट? आपको कितने इंटरवल का चार्ज चाहिए भाई? आई 1 से लेके 3 सेकेंड्स तक का। आई की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे रख दो 4t स्क्वायर dt, 1 से 3 लिमिट्स लगा दो, राइट? इंटीग्रेशन आई थिंक सब बच्चों को करना आता है। Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. यस मैम। पावर ऐड हो जाएगी, वही पावर नीचे आ जाएगी, राइट? एक पावर ऐड हो गई, मतलब पावर में +1 करते हो ना, अपॉन 3, यही करना है ना? यस मैम। यस मैम। कर लिया होगा, ठीक है? तो दिस इज ओनली योर कैलकुलेशन। अब टी की वैल्यू आप रख दो 1 से 3 के बीच में, ठीक है भाई? तो ये हमारी वैल्यू आ गई, 1 से 3 बस लिमिट्स रखनी है, तो यू विल गेट 140/3। बहुत सही है। तो यही चार्जेस के गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, कर लेंगे ना हम लोग, सब कर लेंगे। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक मेरी बात यहाँ मैम पे, ये क्वेश्चन आते हैं? क्या कह रहे हो? मैम ये क्वेश्चंस आते हैं? हाँ आते हैं, PYQs में देखना आया है ये क्वेश्चन 2019 नहीं। ऐसे क्वेश्चन तो टेस्ट में भी नहीं मिलते संडे के। और आगे अगर ये PYQs हुआ तो ऐसा, एक ऐसा, मैम फिर 4 मार्क्स पक्के हमारे। हाँ ठीक है। देखो पेपर में होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजी सब बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है? जो 4 मार्क्स जो फ्री में दे रहा होता है ना जेई, तो ये 4 मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं, तो ये समझो सब बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है? ये भी है, क्लियर है? यस मैम। हाँ, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक चीज और है, एक चीज सुनो, यहाँ पे कई बार क्या पूछ लेता है, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज भी पूछ लेता है विद इन अ टाइम इंटरवल पे। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं भाई? मैम डबल इंटीग्रेशन करके उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। हाँ देखो, अगर मान लो आपको कोई भी आई या क्यू की वैल्यू दे रखी है, जैसे सपोज करो ये आई दे रखा है आपको, अब पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम टाइम जिसपे करंट तुम्हारा मैक्सिमम है, या कुछ ऐसे पूछा है, तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो भाई? डिफरेंशिएशन करते हो 1 टाइम, है ना? इस तरीके से। तो याद रखना, मैक्सिमा या मिनिमा पूछे तो आपको डिफरेंशिएशन ही पूछ रहा है वो, क्योंकि किसी भी चीज का मैक्सिमा और मिनिमा डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। क्लियर? ठीक है। यस ये बच्चा देखो फिर से आज ये फिर आ रहे हैं ये स्पैमिंग के। मैम एक क्वेश्चन करवा दो, वैसा भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
तुम्हारी डीपीपी में है ना, डीपीपी में मिलेगा, उसमें सॉल्व कर लो। फिर आती है करंट डेंसिटी। देखो अब करंट तो तुम्हारा कैसा था, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी रखा गया है, क्यों, करंट डेंसिटी किसकी डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, कि मतलब हमारे पास मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर का मैंने ये छोटा सा सरफेस एरिया कट किया, ठीक है, ये कंडक्टर का एरिया कट किया और आई इस डायरेक्शन में है। अब मान लो एरिया वेक्टर लेना है इसका, सपोज करो ये हमने एरिया वेक्टर कट किया और इस डायरेक्शन में मेरा आई फ्लो कर रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं भाई, किसी भी चीज का perpendicular to the surface. नॉर्मल टू द सरफेस एंड इट्स रेडियली आउटवर्ड्स, हमेशा आउटवर्ड की डायरेक्शन में लेते हैं। तो मान लो मेरे इसका एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, एन कैप, ठीक है। तो करंट डेंसिटी भी क्या बोलती है कि करंट डेंसिटी भी किसकी डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा होगा, तो वो इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसको किस डायरेक्शन, इसका जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी मानी गई है, वेक्टर क्वांटिटी। अब नाम में देखो क्या लिखा है, करंट डेंसिटी, इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम दे दिया करंट डेंसिटी, कि भाई हमारे पास आई करंट फ्लो कर रहा है बट पर यूनिट एरिया से कितना कर रहा है, तो एरिया से डिवाइड कर दिया। तो इस टर्म को क्या नाम दे दिया, जे से डिनोट करेंगे, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। बोलो, ठीक है। यस मैम। करंट डेंसिटी क्या है, बस कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया से पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर जाएगा, वो करंट डेंसिटी हो गई। अब मान लो अगर कुछ ये अब की बार हम लोग इसको ऐसे टिल्ट कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, इसका एरिया वेक्टर तो बेटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होता है। करंट तो अभी भी ऐसा ही है, देखो करंट तो अभी भी ऐसा ही रहेगा, यस और नो, आई कैप आई इस ये यहाँ पे देखो करंट तो अपनी एक्सिस से ही फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट आपने थोड़ा सा एरिया कट कर लिया। तो अब बात आएगा कि अब इसका कौन सा वाला एरिया का कंपोनेंट लेंगे, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे इसका एरिया का, वो कंपोनेंट जो इसकी डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में होगा, है ना। तो एरिया का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो करंट की डायरेक्शन में हो। तो कौन सा लोगे भाई बताओ, cos थीटा वाला, तो ए का कंपोनेंट लेंगे ए cos थीटा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आ गई करंट डेंसिटी। चलो अब एक बनता है आपका क्वेश्चन जिसमें करंट डेंसिटी वेरिएबल हो। समझ में आया करंट डेंसिटी वेरिएबल होने का मतलब क्या है, जिसमें वेरी करती रहेगी, हाँ change देखो होती सुनो मेरी बात, करंट डेंसिटी का क्या मतलब है कि हमारे पास ये कोई भी एक मान लो कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में जो करंट डेंसिटी है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है ना। हो सकता है कि किसी एक्स की पावर पे डिपेंड कर रही हो, अभी क्वेश्चन भी है। उस केस में फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन से करके। यस मैम। इस डायग्राम में कुछ नहीं है सिमरन, मैंने यहाँ पे एरिया कट करे गए हैं। ये आपका पूरा कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में जस्ट मैंने छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया कट करे हैं, है ना। तो पहला एरिया ये था जो बिल्कुल मैंने सीधा कट किया, उसका मैंने एरिया वेक्टर निकाला, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है, तो ये हो गया। करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है आई, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई बाय ए हो गया। बट अगर मैंने दूसरा थोड़ा टिल्टेड करके कट किया तो उसका एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आया, यानी वो तुम्हारे करंट से कुछ एंगल बना रहा था, ठीक है। तो यानी अब एरिया वेक्टर के आपके पास दो कंपोनेंट हो गए, एक तो आई वेक्टर के अलोंग हो जाएगा, सॉरी नॉट आई वेक्टर इज, आई इज नॉट अ वेक्टर, एक तो करंट की डायरेक्शन में हो जाएगा और एक करंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो आपको कौन सा वाला एरिया लेना है, जो करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन में थीटा से पता चल गया कि ये तो हमारे पास ए cos थीटा वाला कंपोनेंट आया है, तो यहाँ पे ए cos थीटा ले लिया। अब एक बात सुनो, अब कई बार क्वेश्चन होंगे जिसमें करंट डेंसिटी कैसी होगी भाई, वेरिएबल। देखो जैसे यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो इन केसेस में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। मैम लॉग ले लेंगे, क्या कह रहे हो, मैम लॉग ले लेंगे। लॉग क्यों ले लेंगे, इंटीग्रेशन से करेंगे ना। देखो अब इसमें क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन से समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, कि मतलब एक लॉन्ग वायर है ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड लेंथ एल, है ना। कि हमने इस तरीके से एक वायर से ये शेप बना दी, करेक्ट। साइड लेंथ कितनी दी हुई है,
L। अब क्या कह रहा है कि करंट डेंसिटी वेरीज फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम वन एज ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब इस यहां से लेके इस डिस्टेंस पे जाओगे तो करंट डेंसिटी वेरी कर रही है, और कितने से वेरी कर रही है, गिवन है J की वैल्यू इक्वल्स टू AEBX, इससे वेरी कर रही है, लेंथ तुम्हें L दे रखी है। तो अब आपको बताना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, कैसे निकालोगे भाई? मैम इंटीग्रेशन कर हाँ, इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले क्या कट करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट, मैम एक डी J इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला था I/A, करेक्ट? अगर मुझे I निकालना है तो आप I निकालोगे इक्वल्स टू J डॉट DA है ना, इंटीग्रेशन कर दोगे। DA मतलब पहले यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करो, मान लो मैंने ये छोटू सा एलिमेंट कट कर दिया, ठीक है, इसकी कितनी विड्थ ले लें, dx ले लें, छोटी सी dx विड्थ का एलिमेंट कट कर दिया, और इस एज से जहां से आपका करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, यहां से इसका मैं डिस्टेंस कितना मान लेती हूँ, x मान लेती हूँ, मान लिया। अब एरिया लिखो, चलो J की वैल्यू कितनी की है, जो वेरी कर रही है, AEBX लिख दिया, AEBX। जो आपने एलिमेंट कट किया है इसका एरिया लिखो, कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई एरिया क्या होता है, ब्रेथ है ना, तो लेंथ कितनी है भाई, जो आपने एरिया कट किया उसकी लेंथ तो L ही है, बट विड्थ कितनी है उसकी, DX। वेरी गुड, DX। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, L DX, बोलो ठीक है इतना। मुझे बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे भाई, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएं, मैम x to dx। देखो यहाँ एक एज से लेके दूसरे एज तक बढ़ रही है ना, इस अगर आप A पॉइंट से B पॉइंट तक जाओगे तो आपकी करंट डेंसिटी वेरिएबल है, कितने से वेरिएबल है वो आपने यहाँ लिख दी। तो अब आपको लिमिट्स लेना है, देखो सबसे पहला यहाँ पे कुछ एलिमेंट कट किया होगा और लास्ट एलिमेंट यहाँ पे कट हो रहा होगा, तो लिमिट कहाँ तक कहाँ लगाओगे भाई, जीरो से, इसने क्या बोला है, हर साइड की लेंथ कितनी है, L है, इस साइड की भी L है, इसकी भी L है, तो भाई जीरो से लेके क्या L तक लगाओगे ना लिमिट, लिमिट लगाओगे। तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो, A बाहर आ गया, L बाहर आ गया, क्या बचा, E की पावर BX इंटू DX, जीरो से लेके L तक इसको इंटीग्रेट करो, क्या आया सॉल्व करके मैम b भी इन्होंने पॉजिटिव दिया हुआ है ना उसकी पावर में, क्या कांस्टेंट दिया हुआ है मैम b भी। हाँ B कांस्टेंट है, तो B को थोड़ी ना बाहर ले लेंगे, वो B के X के साथ है ना, BX वो x के साथ है और x इज वेरिएबल। अच्छा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, e की पावर x का e की पावर x ही होगा ना, EX यस मैम एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन यही होगा, बट x के आगे b है तो वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, यस और नो, मैम तो चलो क्या आया, AL e की पावर BL अपॉन b, आई थिंक ये यही आया है। अच्छा अभी जीरो भी है ना, तो जीरो रखो, फिर क्या रखेंगे, एक काम करते हैं AL बाई B को बाहर ले लेते हैं, x की जगह L रख दिया, e की पावर जीरो कितना हो जाता है भाई, 1, मैम 1 हो जाएगा, ये हो 1 गया, by ये आ गया आंसर, देखो जरा यही आ रहा है, सॉल्व करो। यस मैम यस मैम तो ये क्या यस था, मैम ये आ रहा है, जहाँ पे आपकी हाँ, तो अगर आपकी करंट डेंसिटी वेरिएबल हो जाती है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे भाई, इंटीग्रेशन, क्लियर है। तो J की वैल्यू रखो, ये हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो छोटू एलिमेंट कट करते हैं, तो जैसा एरिया हो उसके हिसाब से एलिमेंट कट कर लो। तो जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, तुम करोगे, करो, हाँ करंट डेंसिटी को J से डिनोट किया है। करिए, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक राउंड क्रॉस सेक्शन है, लॉन्ग वायर,
तो लॉन्ग वायर है इस तरीके से कोई, है ना, और वो किस क्रॉस सेक्शन में है भाई, ऑफ राउंड क्रॉस सेक्शन, मतलब एक सिलेंडर की तरह होगी, बोलो। यस मैम। और इसका Yes, ma'am. इस पूरे का रेडियस कितना दिया हुआ है भाई, कैपिटल आर। अब क्या बोल रहा है कि करंट डेंसिटी वेरीज विद द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। तो इस वायर की एक्सिस मान लो सिलेंडर की एक्सिस होगी इस डायरेक्शन में, यहां से करंट डेंसिटी रेडियली बढ़ रही है, और कितने अमाउंट से बढ़ रही है वो इन्होंने दिया ही हुआ है, J इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा है कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, हमें वो बताओ। बेटा अब एक बार बताओ, अब इसमें कौन सा एलिमेंट कट करोगे, सबसे बड़ी बात तो बस वही है। मैम एक्स। सिलेंडर में छोटू एलिमेंट, यहाँ पे क्या कट करोगे, रेडियली बढ़ रही है ना, तो कुछ एलिमेंट देखो ये पूरा ऐसे बढ़ रहा है ना, तो मैं छोटू एलिमेंट ऐसे कट करूंगी ना, सर्कल टाइप। Yes, ma'am. यस मैम। फिर और जो लास्ट वाला सर्कल होगा वो ऐसे होगा पूरा आर वाला, है ना, जिसमें पूरी Yes, ma'am. रेडियस कैपिटल आर। यस मैम। तो बस आपको कर दो डी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ J डी। लिमिट देखो कहां से कहां आएंगी भाई, कैपिटल आर जो इसकी 0 to R. कैपिटल टू 0 0 टू आर। बस कर दो फिर, J की वैल्यू तुम्हें गिवन है सी एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें पता ही है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और सर्कल की लेंथ कितनी होती है भाई। अब पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आगे, और अब मत कहना कि ये नहीं पता। 2 पाई आर। 2 by R. 2 पाई आर इंटू, देखो अब जो तुमने ये थोड़ा सा ये एरिया कट किया है, छोटा सा ये लेंथ कट करी है बेटा, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगा, यस Correct? मैम। कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, उसको हम मान लेंगे यार। ओहो बेटा अगर ये x में है ना, तो ये हमें x में कट करना पड़ेगा, 2 पाई x इंटू डी एक्स। क्लियर, मान लेते हैं Yes, ma'am. तो ये कितना आ गया एरिया, 2 पाई x dx। बोलो क्लियर है, ये जो आपने Yes, रिंग करी है उसका रेडियस कितना है, x है। तो आप कर दो इसको, और फाइनल आंसर मेरे को बता दो फिर। Ma'am, pi CR to the power 4 upon 2. ठीक है भाई, पाई बाई 2 CR4। Yes, ma'am. भाई ठीक है, तो देखो इसमें c कांस्टेंट है, c बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, x क्यूब हो गया, तो x की पावर कितनी बची भाई, x की पावर 4/4। करेक्ट, 0 टू r, 2 पाई c r की पावर 4/4। आई थिंक यही आया। Yes, ma'am. ये कट गया 2 से, तो ये आ गया भाई पाई बाई 2 c r की पावर 4। क्लियर, यही आपका Yes, फाइनल। ma'am. बहुत अच्छे, Ma'am. बहुत बढ़िया। तो ये तो कर लेंगे, अब आ जाते हैं थोड़ा सा, और अभी रिलैक्सेशन टाइम कैसे आ गया, ये इतनी जल्दी रिलैक्स नहीं मिलेगा, रुक जाओ। हाँ, थोड़ा सा पहले जनरल चीजें समझ लेते हैं कि करंट कैसे फ्लो करता है। अभी तो बेसिक चीजें तुमने पढ़ ली, अब बात करते हैं कि एक्चुअली में करंट कैसे फ्लो होता है। अगर मान लो आपके पास एक कॉपर का कोई वायर है, ठीक है, और वो एज इट इज रखा हुआ है, तो क्या उसमें करंट है? नो मैम। नो मैम। इलेक्ट्रॉन्स तो है उसमें, यस मैम। यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मैम है बट वो उसमें, पर्टिकुलर और फ्री डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन। मूव नहीं करेगा। जब तक हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको नहीं देंगे मैम, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बेटा देखो कभी भी क्या है, अब आपके पास कोई भी कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है उसके पास, और वो इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं, है ना, बट उनकी डायरेक्शन कैसी है, रैंडम मोशन। तो देखो these free electrons are in random motion, रैंडम मोशन में है, जब तक वो रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनका नेट जो मोशन आता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जो आती है वो कितनी हो जाती है, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो जिसकी वजह से वो हमें एक नेट फ्लो नहीं दे पाते। मैंने क्या बोला था, एक नेट फ्लो होना चाहिए, वो नेट फ्लो नहीं आ पाता, जिसकी वजह से उनमें अभी करंट डेवलप नहीं हो पा रहा है। फ्लो तो है बट नेट करंट हो ही नहीं पा रहा। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें करंट मिल जाए, क्या सेटअप करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएमएफ लगाएंगे उनको एक पर्टिकुलर हाँ, डायरेक्शन है ना, वेरी गुड। हम लोग क्या देंगे, एक बैटरी लगाएंगे, एक बैटरी सेटअप करेंगे, जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगाएगी,
रुक जाओ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं एक क्लास ठीक है, देखो क्या होगा। मान लो पहले मैं बात करती हूँ रैंडम मोशन की। पहले ये बताओ इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कहाँ से आई कि जो ये घूम रहे हैं रैंडमली? थर्मल एनर्जी है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी एनर्जी है बेटा? थर्मल एनर्जी कहाँ से आएगी? जो थर्मल एनर्जी कहाँ से आई? जो तुम्हारे सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना, उससे वो थर्मल एनर्जी ले लेंगे और उसकी वजह से वो क्या करेंगे? घूमना शुरू कर देंगे। मान लो ये, हाँ ये कंट्रोल इसके साथ में कैसे चिपक गया। अब एक बात बताओ, मान लो मेरे पास ये क्या है? एक मटेरियल है, ठीक है, मतलब ये कंडक्टर है। कंडक्टर्स में क्या होंगे भाई? एटम्स होंगे, यस और नो? हाँ, कंडक्टर्स में एटम होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? मूव करेंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स के साथ टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? यस मैम। टकराएंगे। तो मान लो मेरा ये इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से, घूमता 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 ये इससे टकरा गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, फिर घूमता घूमता फिर इधर आया, फिर इससे टकराया। इससे टकराने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन वापस क्या करेगा? अपनी उसी पोजीशन पे आ गया जहां से ये चला था। तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन की नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जीरो। ये कब होता है? थर्मल मोशन में। जब हमारे पास थर्मल मोशन है तो थर्मल एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, मैं ये भी बता देती हूँ, ये किस ऑर्डर में होती है? 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखो। कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि अगर रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन है तो उनकी थर्मल एनर्जी से उनकी वेलोसिटी क्या होती है, तो इस रेंज में होती है। तो देखो कितनी फास्ट घूम रहे हैं। अब मान लो अब आपने क्या किया? एक बैटरी कनेक्ट कर दी, समझ गए ना? मतलब हमारे पास ये कंडक्टर है कोई, और इसके अलॉन्ग मैंने क्या कनेक्ट कर दी भाई? एक बैटरी कनेक्ट। बैटरी कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इस डायरेक्शन में, बोलो प्लस से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब देखो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनके साथ क्या होगा? यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये एटम्स तो अपनी जगह पे ही है, ये तो हिल नहीं सकते कि ये भी हिल जाते हैं? बताओ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं इन एटम्स के आजू बाजू में, बस यही घूमते हैं। तो मान लो अपना ये इलेक्ट्रॉन है, फिर से चला, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चला चला फिर इससे टकराया, ठीक है, इससे टकराने के बाद फिर ये यहाँ आ गया। अब ये टकराने के बाद बेटा, अब जब आपने सेकंड केस में जब आपने फील्ड सेटअप कर दी, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल पोजीशन पे ना जाके कुछ इस पोजीशन पे आएगा। तो अब देखो इस केस में तुम्हें नेट डिस्प्लेसमेंट मिल गई है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाती है? कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाती है इलेक्ट्रॉन के पास। कब? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हो। मान लो मैं कुछ भी मान लेती हूँ x, तो देयर इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, है ना। वेलोसिटी की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, रेड ले लें, रेड ले लेते हैं। मान लो हमारे पास भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब एक बात बताओ, सारे इलेक्ट्रॉन्स भाई सेम वेलोसिटी से घूम रहे हैं? हो सकता है ये इधर घूम रहा हो 10⁻⁶ से, हो सकता है ये इधर घूम रहा हो 10⁻⁶ से, ये इधर घूम रहा हो, ये इधर घूम रहा हो सकता है ना। तो बेटा इनका एवरेज वेलोसिटी अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स का लूं तो कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी की बात करूं रैंडम मोशन में कितना हो जाएगा? देखो वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, है ना। ये 10⁶ मीटर पर सेकंड क्या थी? ये स्पीड है ना। ये इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी आ गई। तो होता क्या है, मान लो आपने ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, हो सकता है उतने ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हो, बोलो। यस। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस नेट फ्लो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन्स का? अगर मैं तुमसे पूछूंगी मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे, तुम्हारा आंसर क्या होगा भाई? मैम जीरो, क्योंकि दो अगर इस डायरेक्शन में चलेगी तो दो इधर चले गए, है ना। तो बेटा इसी वजह से एवरेज वेलोसिटी अगर निकालोगे रैंडम मोशन में, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है रैंडम मोशन में? सभी इलेक्ट्रॉन्स की और इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की भी कितनी है? जीरो। इतना क्लियर है? हाँ यस। अब देखो यहाँ पे आओ। अब अगर, अच्छा मेरा सवाल ये है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, क्या रैंडम मोशन में एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है? यस और नो? एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी इज जीरो और नो?
नो मैम। स्क्रीन पे आंसर लिख रहा हुआ है। डिस्प्लेस्ड वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो है सिंगल इलेक्ट्रॉन की, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। बोलूं कि बेटा अगर थर्मल मोशन में मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो जीरो अब समझ में आया? ये चाहे सिंगल मैम एवरेज वेलोसिटी एक बार और एक्सप्लेन कर दोगे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन विद टोटल टाइम। टाइम इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे आएगा टोटल ओके टाइम। मैम, आगे समझ में आगे। तो अगर आपको इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए लगाना है तो भी यही फॉर्मूला रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर आप n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले लोगे तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? जीरो है ना। तो एवरेज वेलोसिटी रैंडम मोशन में सबकी जीरो रहेगी। चलो इतना समझ में आया। अब आ जाओ किस पे आए अब? बैटरी आगे कनेक्ट। में हाँ, जब आपने फील्ड सेटअप कर दी, जब बेटा आपने फील्ड सेटअप कर दी तो क्या होगा? हर एक इलेक्ट्रॉन के, मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करेक्ट? बोलो, बैटरी देखो कहाँ पे लगाई है, प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा भाई? अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ या ना? यस अब इलेक्ट्रॉन के पास एक एक्सीलरेशन भी है जो कि इस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो, इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन क्या होगी भाई? और तो कोई फोर्स है नहीं, तो मैं लिख दूं ma इक्वल्स टू QE। भाई फोर्स लिखा है ना, F इक्वल्स टू ma होता है और F इक्वल्स टू QE होता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगी। बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स का कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस पे कितना फोर्स लगाएगी, कितना? F इक्वल्स टू QE। अब न्यूटन के सेकंड लॉ पे आओ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि नेट आपका फोर्स किसके बराबर होता है? ma के बराबर, है ना। यस तो अब इस पार्टिकल पे एक ही फोर्स था QE, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? ma के। तो एक्सीलरेशन देखो कितनी आ गई एक इलेक्ट्रॉन की, QE बाय m। QE upon m। मुझे साइन नेगेटिव लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? यस मैम। लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, करेक्ट। तो ये अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन अब क्या कर रहे हैं भाई? एक्सीलरेट भी कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? बस हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट भी कर रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या इनके पास एक रैंडम वो आएगी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? मैम हम क्यू की जगह उसमें ई नहीं लेंगे मैम, क्योंकि चार्ज के अंदर उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मूव करते नहीं है मैम, एक इलेक्ट्रॉन ही है जो मूव करता है। हम उसके साथ खुद ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नहीं, वो नेगेटिव चार्ज तो तुम्हें ये बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन है या देखो, कब मैंने तुम्हें पहले ही बताया चार्ज के साथ क्या नहीं लेते? साइन। चार्ज के साथ साइन नहीं लेते, है ना। ये साइन तो तुम्हें डायरेक्शन, साइन का मतलब होता है डायरेक्शन दिखाना। नेगेटिव का मतलब है कि ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके मैम। राइट, देखो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, यस और एक्सीलरेशन कहाँ है भाई? फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे फोर्स कहाँ लग रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव साइन वो दिखा रहा है। हाँ जी बोलो ध्रुव। मैम इसे एक तरह से अपन रिटार्डेशन भी कह सकते हैं ना, मतलब रिटार्डेशन क्यों कह सकते हो? नेगेटिव उसमें फोर्स चल रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। नहीं, नेगेटिव एक्सीलरेशन वो साइन दिखा रहा है यहाँ पे। वो रिटार्डेशन तब होती है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। अभी देखो, अभी आओ, अभी समझो, फिर तुम खुद बताना कि रिटार्डेशन है या नहीं। सुनो, चलो अब एक बात बताओ, अभी ये आपका इलेक्ट्रॉन था, अब मैं ये इक्वेशन लगाती हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। अब एक बात बताओ, v इक्वल्स टू, अगर जो ये हमारे पास u है, ये एवरेज कितना है भाई उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का? जीरो प्लस एक्सीलरेशन अभी आपने निकाली QE बाय m इंटू t। मेरे कहने का मतलब क्या है कि उस जो इसके पास थर्मल वेलोसिटी है वो तो कोई फर्क ही नहीं पैदा कर रही ना, उसको डिस्प्लेस इनिशियली भी तो मैम वो मूव करते रहते हैं ना। हाँ, मूव करते रहेंगे। मैम Move करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी तो मैम जीरो कैसे हो जाएगी?
ये एवरेज Average है ना, ये मैंने एवरेज ली है, v एवरेज, ये भी एवरेज आएगी, जो ये v है ना, तो तुमने ये v फाइंड करिए, ये भी एवरेज है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट क्यों बोला? देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, ये पार्टिकल अब ए से कहाँ आया है, बी पे आ गया, तो ये पार्टिकल ए से बी तक ड्रिफ्ट हुआ है ना, इसके पास डिस्प्लेसमेंट आई है ए से बी तक, तो ये पार्टिकल ड्रिफ्ट हुआ है, और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होगा उसको क्या नाम दे दिया गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है भाई? नेट डिस्प्लेसमेंट आई, मतलब पार्टिकल कुछ ड्रिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट का मतलब है भाई एक्चुअल जहां पर था उससे थोड़ा सा खिसक गया, ड्रिफ्ट हो गया, और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हुआ उसको बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा ये एवरेज ही है, दिस इज अ एवरेज वेलोसिटी, है ना, ये एवरेज आया है। हाँ बोलो। यस पीर बख्श। इसमें नेगेटिव का साइन क्यों नहीं लिया है? हाँ ले सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल आएगा, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ही नहीं आएगा, आएगा नेगेटिव फॉर्मूले में भी। हाँ जी, हाँ राजविंदर बोलो। तो देखो वेलोसिटी का रिलेशन होता है मैम, वो तो टाउ के साथ होता है ना, रिलैक्सेशन टाइम के साथ मैम। अरे रुक जाओ, ये टी आया है ना यहाँ पे टाइम, अभी वेट करो, मैंने टी एक्सप्लेन कर दिया क्या, टी क्या है? नहीं किया ना? नो मैम। हाँ रुको, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ही रहो। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या कह रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड इज द एवरेज। अच्छा ऑर्डर क्या होता है बेटा इस स्पीड का, इस ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर क्या होता है? एज्यूम करो, मतलब कितना हो सकता है, बताओगे जरा कितना हो सकता है? ज्यादा ही होगा। पाई कितना, थोड़ा सा एज्यूम करो कि कितना हो सकता है। मैम थर्मल एनर्जी से ज्यादा होगा। 5। उससे ज्यादा होगा कि कम होगा? चलो इतना ही बता दो। मैम मोर देन 1। इसकी जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये होती है किस ऑर्डर में, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। Yes मैम 10 पर -4 है -5 तक। हम थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं रहा बस। हाँ कोई बात नहीं। तो ये बेटा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो ये बहुत कम है, तो मतलब अब क्या होगा, सुनो मेरी बात, मान लो कोई भी पार्टिकल है, इसकी एवरेज वेलोसिटी तो जीरो ही है, मतलब मान लो ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जो थर्मल मोशन के कारण है वो इस डायरेक्शन में है, मान लो, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, और जो एक्सीलरेशन लग रही है वो इस डायरेक्शन में है। अब एक बार बताओ, ये पार्टिकल नेट मूवमेंट कहाँ देगा, नेट फ्लो कहाँ आएगा इस पार्टिकल का? भाई जहाँ एक्सीलरेशन है, जहाँ एक्सीलरेशन है, क्योंकि ये वाली यू तो इसको कुछ नहीं करा रही, वो तो घुमा फिरा के उसको जीरो ही करा रही है, बट ये एक्सीलरेशन उसको एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट दिला देगी, जिसकी वजह से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। आई थिंक इतना बहुत है, इस ज्यादा थ्योरी में नहीं पूछते, ठीक है। तो ये क्या है, एवरेज स्पीड इज द एवरेज स्पीड व्हिच इज अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है। whenever we applied potential difference across the conductor all random moving electrons shifted in one direction। तो देखो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, भाई तुम्हारी ड्रिफ्ट स्पीड है। तो यहाँ आई थिंक मैंने ये ड्रॉ करा दिया, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू ई बाय एम आता है, नेगेटिव साइन मिसिंग है, मैं लगा देती हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस at, u इक्वल्स टू 0 इनिशियली पार्टिकल एट रेस्ट। नहीं, ये इसलिए आया है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की, 0 ठीक है, नॉट ये तो देखो कहने की बात हो गई रेस्ट, बट एक्चुअल रीजन इज दिस, ठीक है। अब देखो टी क्या है, व्हाट इज टी, रिलैक्सेशन टाइम। क्या समझते हो भाई रिलैक्सेशन टाइम से? मैम दो कोलिजन्स के बीच का टाइम। देखो अभी जो आपने ये इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाया था ना, कहाँ दौड़ाया था, ये गया है जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से उठ के यहाँ गया है, मतलब ये 1 एटम और ये सेकंड एटम। जब ये इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने सेकंड कोलिजन पर जितना समय लेगा उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या है देखो, दिस इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बस जनरल डेफिनेशन है। फिर उसके बाद आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है बेटा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब मोबिलिटी से कुछ ऐसा समझ में आ रहा होगा, मोबाइल मतलब कुछ चीज का मूव करना, मोबिलिटी कोई चीज है जो मूव कर रही है ना। अच्छा अब देखो आपने क्या किया, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू मूव थ्रू अ मीडियम इन रिस्पॉन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये क्या कह रहा है कि जब हम किसी एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो उसके चार्ज पार्टिकल
कितने एबल हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पुल से मूव करने के लिए, उसको बोला है मोबिलिटी। तो क्या फॉर्मूला आता है इसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही होता है। ठीक है, तो ये है कि भाई जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो पार्टिकल कितने से मूव कर गए, तो ये तुम्हारी मोबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, ये रहा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे ई टाउ बाय एम, तो ये तुम्हारे पास मोबिलिटी आ गई। ठीक है, ई टाउ बाय एम, क्योंकि ई से ई कट जाएगा। मैम इसमें क्यों नहीं लेते माइनस हम? किसमें? इसमें। मोबिलिटी, ये तो मोबिलिटी बता रही है ना, तो मोबिलिटी के लिए क्या करोगे साइन का? ठीक है मैम। देखो, जहां पर वो साइन तो बस तुम्हें समझाने के लिए था, लेकिन जब तुम मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो नेगेटिव साइन का अभी तो कुछ काम नहीं आएगा ना। यहाँ मोबिलिटी निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ही पूछा जाएगा। अब Yes, देखो ma'am. क्या कह रहा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर बाय, क्योंकि मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, देखो जरा, मास पे। मोबिलिटी देखो मास पे डिपेंड कर रही है, तो मास किसका ज्यादा होता है, प्रोटॉन का। तो भाई प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो प्रोटॉन की मोबिलिटी कैसी हो गई, बहुत मैम कम हो जाएगी। मोबिलिटी ऑफ ए प्रोटॉन बिकॉज ऑफ इट्स मास इज लेस देन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा सुनो, मोबिलिटी ऑफ मास, अगर मास ज्यादा है तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ये रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ये याद रखना। ठीक है, दोनों चीजें। चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक डेरिवेशन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। किस किसके बीच का है भाई, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अब देखो तुमने क्या किया कि भाई हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का छोटू सा क्रॉस सेक्शन कट कर दिया। इस छोटू से क्रॉस सेक्शन से ये देखो कि dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया। अगर मान लो हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड vd है, vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बताओ कितना चार्ज पास किया होगा बेटा। नंबर ऑफ dq आप लिखोगे कि मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। यस मैम। अब इस एरिया से कितना पास किया तो मल्टीप्लाई बाय एरिया, और कितनी स्पीड से जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने समय में जा रहे हैं, इनटू dt। तो ये तो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से ये dq बना। ठीक है, तो dq क्या बना कि भाई मेरे पास कितने से क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कितने समय के लिए आप निकाल रहे हो, तो ये आपके पास फॉर्मूला आया NeA/Vd dt। अब देखो इस dt को यहाँ लिया हो तो ये क्या बन गया, I बन गया। तो बस तुम्हारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन आया है वो आया है NeA/Vd। ये तो मतलब ये तुम्हें ऐसा रिलेशन है, अगर मैं सोते हुए भी पूछूं तो भी बता दो, I इक्वल्स टू NeA/Vd। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये कौन है ये बच्चा, ये क्या बकवास कर रहा है, ये 5G नेटवर्क 100% डिस्ट्रक्टेड। हाँ, तो क्या है भाई करंट और उसमें I इक्वल्स टू NeA/Vd। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो इसको अगर तुम्हें समझना है तो इसको ऐसे भी समझ लो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो अगर ज्यादा ही तुम्हें समझना है कि भाई मैं मान लूं कि मेरे पास पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं वो Ne कर रहे हैं, कितने से, पर यूनिट वॉल्यूम से। बेटा अगर मुझे जितनी वॉल्यूम का चाहिए होगा मैं उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगी ना। यस मैम। वॉल्यूम होता है एरिया, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ। अब मुझे ये लेंथ चाहिए, यस और नो, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, करेक्ट। और ये वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, Vd इंटू dt। बोलो यस मैम। ऐसे भी समझ लो। तो ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। N इज नंबर, Ne का समझो ये पर यूनिट वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन है, एरिया है, ये तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट, लाइट चली गई मेरे यहाँ पे तो। यस मैम। जो सोच के आए थे वो पूरा हुआ नहीं, ठीक है, रेजिस्टेंस वाला बच गया, मुझे पता था वो होगा भी नहीं आज।
काल ये तुम्हारा रियल नेम क्या है भाई? ये आई थिंक सो, व्हाट इज, असली नाम से आया करो। लक्ष्य का आया है 20। दिस इज अ करंट ऑफ 20 एम्पियर in a copper wire of इतने स्क्वायर मीटर एरिया, if the number of free electrons is this, the drift velocity। सीधा इक्वेशन लगाया है भाई इसमें तो, NeAVD, राइट? कुछ अलग से है ही नहीं। मैम सी मैम सी ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन। 20 मैम सी एम्पियर ऑप्शन। एरिया भी गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, भाई लो पर यूनिट वॉल्यूम का सीधा सीधा 10⁻29 दे दिया। एरिया भी कितना गिवन है, 10⁻⁻6। वेलोसिटी पूछ रहा है। आई थिंक बस ये करना था तुम्हें। तो कितना आंसर आया है भाई? सी ऑप्शन। ठीक है, सही है, वेरी गुड, सी ऑप्शन सही है। चलो ये वाला करो। इसमें करंट दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी दी हुई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है। नंबर डेंसिटी क्या होती है? हो जाएगी। हाँ, तो आई थिंक ये भी इजी से निकल जाएगा, सीधा सीधा वही पुराने वाला की तरह ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओम्स लॉ पे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वो इजी क्वेश्चंस हैं। मैं इस बच्चे को बाहर निकाल रही हूँ। कौन है ये? काल या तो अपने आप को अनम्यूट करके भाई कुछ बोलो, अदरवाइज आई एम रिमूविंग यू। ठीक है, ओम्स लॉ पे आते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ के बाद ना बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। ठीक है, ओम्स लॉ समझ लेते हैं। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ पहली बात तो ये समझो कि सिर्फ कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कंडक्टर्स के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। हाई टेम्परेचर पे नहीं फॉलो होगा, हाई वोल्टेजेस पे फॉलो नहीं होगा, हाई करंट पे फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो ये Yes. पहली बात तो ये है कि ना तो हाई टेम्परेचर, ना हाई वोल्टेज, ना हाई करंट। तो क्या कहता है ये कह रहा है कि जैसे ही मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, अगर आप उस कंडक्टर में क्या कर रहे हो, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो करंट भी कैसे बढ़ेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वैसे तो ये I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है ना? अगर मैं NCERT की बात करूं तो ये ऐसे मोर जेन्युइनली ये है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब क्या है कि भाई करंट कैसे कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे। ठीक है, कांस्टेंट क्या आता है यहाँ पे? ये अपॉन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये अपॉन में आ जाता है, I इक्वल्स टू V/R। तो R क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R इज रेजिस्टेंस। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस क्या है। ओम्स लॉ समझ में आ गया ना क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 10th तक पढ़ते आए हो तुम, कुछ नया नहीं है, 10th तक पढ़ते आए हो, लिमिट्स ये थी। अब देखो रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? पहली किस चीज पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर पे। दूसरी किस चीज पे डिपेंड करेगा? मैम सब्सटेंस पे। टेम्परेचर। दूसरा डिपेंड करेगा शेप, साइज, एरिया। शेप साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, नॉट मे बी शेप बट साइज। ठीक है, साइज, ज्योमेट्री, लेंथ वगैरह, इस पे तुम्हारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। कितना लेंथ है, कितना एरिया है। तीसरा और किस पे डिपेंड करेगा भाई? मटेरियल पे करेगा कि नहीं करेगा? Yes, ma'am. Correct. कंडक्टर। अच्छा, क्या कैपेसिटर मटेरियल पे डिपेंड करता है? No, ma'am. वेरी गुड, कैपेसिटर मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हाँ, बट रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अच्छा कहाँ? ओम्स लॉ। अब देखो ये फॉर्म, अब तुम देखो अगर VI का ग्राफ है, अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं तो क्या देगा भाई? V इक्वल्स टू IR होता है। अगर V अपॉन I कर दूं तो इसका स्लोप मुझे क्या देगा? VI। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे दो मैं बना दूं कि मेरे पास ये एक बॉडी A है, ये एक बॉडी B है, तो मैं तुमसे पूछूं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो तुम सीधा सीधा किसका बता दोगे? बी का। B का।
क्योंकि इसका Beta. क्या है, बीटा ज्यादा है, Slope तो ज्यादा जिसका है। बीटा ज्यादा मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो ये भी, ये इससे भी पता है बहुत पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें तुमसे ये पूछा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, या रेशो पूछा है A by B का। मान लो ये 30 डिग्री दे दिया होगा और ये 60 डिग्री, तो तुम ये मत सोचो कि जेई में बस हार्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तुम ये सोच के चलो कि 25 सवाल आते हैं, उस 25 सवाल में से मैं तुम्हें बताऊं कि डिफिकल्ट कितना दे देगा, मैक्सिमम तुम्हें 8 क्वेश्चन डिफिकल्ट दे देगा, फिर भी कितने क्वेश्चन बच गए भाई, 17 यस Yes, मैम। sir. है, Yes, 17 बचे, यस मैम। कितने बचे, 15 17 बचे। 17 ही बचे। 17 बनते हैं। तो ये 17 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजी मीडियम होते हैं। मतलब ये ऐसे इजी मीडियम क्वेश्चन है कि तुम अगर एक साल अच्छे से पढ़ लिए ना, तो तुम ये 17 में से 15 या 14 तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, मेरी बात सुनो। और हो सकता है कि उस 8 में से भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुम कर पाओ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। तो ये है, ऐसे मैं सोच के चलो कि जेई में बस डिफिकल्टी आता है, इजी भी है, उनको टारगेट करो। चलो अब बात आती है रेजिस्टिविटी, जैसे आपने बोला। अब रेजिस्टिविटी क्या है भाई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है मेरे बच्चों, ये Yes, ma'am. यस मैम। रो एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ ये क्या है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करेगी मेरे बच्चों, मैम L और A पे तो नहीं करेंगे। अब देखो, अब रेजिस्टिविटी जो है ये तुम्हारे शेप साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी दो चीजों पे, टेम्परेचर और दूसरा मटेरियल। मटेरियल। बस इन दो चीजों पे तुम्हारी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, क्लियर है। अब Yes, देखो ma'am. तुम्हारे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई भाई, ओम्स। ओम्स नहीं बताया तो इसकी यूनिट का नाम रख दिया ओम, ठीक है। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या रखोगे, देखो एरिया, ओम मीटर जो। हाँ ओम इनवर्स भी बोल, ओम मीटर है ना, ओम मीटर, ओम इनवर्स तो कंडक्टिविटी हो गई, ओम मीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई रेजिस्टिविटी, करेक्ट। अब देखो क्या कह रहा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल डायमेंशन, मतलब डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, वो रेजिस्टेंस करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, ये हम पढ़ चुके। अब रेजिस्टिविटी का देखो क्या लिख रहा है, फॉर मेटल्स रेजिस्ट। अब ये आता है कि सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर और मेटल्स, इनका अगर टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालते हैं तो क्या आएगा। टाइम कितना हो गया बता दें। 6:30। अच्छा रुक जाना, हाँ ठीक है। हाँ देखो, अभी तुम बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती जाऊं तो रेजिस्टिविटी के साथ क्या होगा, मैम इंक्रीज होगी मैम, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। अच्छा सुनो, आप रेजिस्टेंस से क्या समझ रहे हो कि रेजिस्टेंस क्या है, करंट फ्लो कर रहा है ना, उसका जो अपोजिशन कर रहा है वो रेजिस्टेंस है, राइट। कि भाई करंट फ्लो कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है कि नहीं तुम फ्लो नहीं कर सकते, वो रेजिस्टेंस है। अब एक बार बताओ, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। Yes, हम ज्यादा होगा। हाँ, तो मतलब तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बार बार किसी उससे आयन से, एटम से टकरा रहा है, तो वो जितनी बार कोलिजन होगा उसका मतलब है उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, फ्लो करना, है ना, फ्लो करना। लेकिन जब उसको फ्लो रोक के तुम बार बार कोलिजन कराओगे तो इसका मतलब वो फ्लो हो नहीं पा रहा, और वही क्या है, रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। फिर आता है, तो इसका मैम, ग्राफ अगर- कैसे, हाँ अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो मैम कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी देखो वो फिर तुम्हारा वो, टेम्परेचर कम करेंगे तो हाँ कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट अगर मैम, ज्यादा अगर हम करें तो 0 फिर केल्विन कर दे तो मैम नहीं, फिर तो वो मूव ही नहीं करेगा। नहीं वो अलग केस चला जाता है, वो सुपर कंडक्टर्स का केस आता है, वो छोड़ दो, ठीक है। वो वहां पे फ्रीज हो जाती है हर चीज, ठीक है। वो तो जब वो मूव ही नहीं कर पाएंगे तो क्या तुम कंडक्टिविटी बढ़ाओगे। बट देर आर सर्टेन मटेरियल्स जहां पर देखा गया है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट पे उनकी मतलब कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। देर आर वो कुछ है ना, वो सुपर कंडक्टर्स करके वो जब हाई स्टडीज करोगे वहां पे आता है। चलो अब सेमीकंडक्टर के केस में आओ कि सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या होगा। सेमीकंडक्टर्स
कैसे मटेरियल्स होते हैं बेटा, ये बने होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है। मान लो ये कुछ ऐसे मटेरियल है जिनको कोवलेंट बॉन्ड से बनाया गया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे क्या नहीं टूटेंगे? टूटेंगे मैम। कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे मैम। होंगे Yes, मैम। होंगे। चार्ज पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होगा ना, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर कंडक्टर्स के केस में क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस ड्यू टू विच रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ये इसके केस में रेजिस्टेंस घटेगा टेम्परेचर के बढ़ने पे, ठीक है। यस मैम। अब फिर आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहता है मेरा तो रेजिस्टेंस इतना हाई है, टेम्परेचर कोई काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 3 चीज हो गई। अगली क्लास में हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे। टेम्परेचर मैम को इनको ग्राफ भी बताने वाले थे आप बीच में, हाँ, फिर ग्राफ, move हो गया। यस, ग्राफ भी बताएंगे, और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला भी है जो हम लोग शायद अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं। अगली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और डीपीपी सॉल्व कर लेना टाइम से। बाय। yes, बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ बेटा बोलो, हाँ बोलो बेटा। मैम सॉल्व करके आपको सेंड करनी है। बिल्कुल करनी है, ठीक है। मैम जेई में इसकी कितनी वेटेज है? काफी अच्छी वेटेज है जेई में। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से तो ये लगा लो 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे श्योरली, ठीक है। 2 सवाल तुम्हें मिलेंगे, 2 पक्का। तो तुम्हारा अगर 11th छूट गया ना तो 12th को पकड़ो, मेन टॉपिक सब है। कभी भी किसी भी टॉपिक से सवाल आ सकता है, तुम चैप्टर पे ध्यान दो, ठीक है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।